आज की कहानी में एक साथ दो कहानियां हैं। वो इसलिए कि एक कहानी दूसरे कहानी को किस तरह से कनेक्ट करती है। एक सीरियल किलर अमेरिका का, जिसको पुलिस तलाश कर रही है, लोगों में खौफ है, दहशत है, और बहुत वक्त के बाद वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है उसे सजाए मौत मिलती है, वो जेल में है। तब दो पुलिस अफसर को पता नहीं क्या दिमाग में आता है, एक और सीरियल किलर की दहशत थी उस वक्त, तो दोनों पुलिस अफसर को लगता है कि इस सीरियल किलर से अगर पूछताछ करें और वो बताने को तैयार हो जाए तो शायद उस दूसरे सीरियल किलर के बारे में कुछ सबूत या कुछ सुराग मिल सके। और इसके लिए दो पुलिस अफसर जाते हैं जेल में। उसकी फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन फांसी की सज़ा हो चुकी थी, और कई मुलाकात बातचीत होती है, और आखिर में वो जो कुछ बताता है उसके ज़रिए एक ऐसा सीरियल किलर जिसके खुद सर पर ऑफिशियली जो है वो करीब 36 कत्ल, लेकिन ये कहा जाता है कि उसने 100 से ज़्यादा कत्ल किए, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर दो पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट करते हैं दूसरे सीरियल किलर की, तो उसके ऊपर भी जिससे 50 से ज़्यादा कत्ल था उसको कैसे पुलिस पकड़ती है। तो एक सीरियल किलर की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, और उस सीरियल किलर के ज़रिए एक दूसरे सीरियल किलर की गिरफ्तारी, ये है पूरी कहानी। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि क्राइम तक फैमिली में से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी की थी, टेड बंडी, अमेरिका का एक खूंखार सीरियल किलर। और पता नहीं, मैंने जितनी तस्वीरें देखी हैं सीरियल किलर की, मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये तय करना। शायद सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग यही सीरियल किलर था, और अपने इस हैंडसम और गुड लुकिंग होने का ही इसने फ़ायदा उठाया। इसकी शिकार ज़्यादातर लड़कियां होती थी, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां होती थी, और इसने एक के बाद एक, जो ऑफिशियली पुलिस ने जिसको जोड़ा और जिसके लिए इसको मौत की सज़ा मिली, 36 लड़कियों और औरतों का कत्ल इसके सर पे लगा था इल्ज़ाम। नाम टेड बंडी, अमेरिका के 7 अलग अलग स्टेट में इसने क्राइम किए थे। 1970s से 80s का पूरा मामला है। बचपन में टेड बंडी, जब इसकी कहानी शुरुआत से ही अजीब सी थी। जब ये पैदा हुआ तब इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, और पैदा होने के बाद माँ ने फिर किसी और से शादी की। बाद में जिस शख्स से शादी की उसका सरनेम था बंडी, और ये कुछ दिन उसके साथ रहा, लेकिन अपने सौतेले बाप के बहुत करीब नहीं जा पाया। हालांकि सौतेला बाप चाहता था इमोशनली और बाकी वो उसके साथ हो, लेकिन ये शुरू से सौतेले बाप से दूर दूर रहा। लेकिन पता नहीं क्यों ये बंडी निकनेम उसको बड़ा पसंद आया, और इसलिए इसने अपने, टेड नाम था, टेड के साथ ये टाइटल बंडी जोड़ा। तो टेड बंडी, इसने वॉशिंगटन में रहा, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से बाकायदा साइकोलॉजी में इसने ग्रेजुएशन किया, और इसके बाद लॉ की पढ़ाई के लिए फिर लॉ का एडमिशन लिया कॉलेज में, लेकिन लॉ की डिग्री हासिल नहीं कर पाया। उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। लॉ की पढ़ाई के दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की पढ़ाई के साथ साथ डांस भी करती थी, और वो एक तरह से उससे इश्क टाइप का भी था, लेकिन बोल नहीं पाता था। एक बार ये उस लड़की के घर पहुंचता है, उसको काफ़ी उसने फॉलो किया रैकी की, और जब देखता है कि घर में कोई और नहीं है तो घर में दाखिल होता है, दरवाज़ा बंद करता है, और लोहे के एक रॉड से उस लड़की के सर पे हमला करता है। लड़की का नाम केन था, वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। फिर उस रॉड के ज़रिए वो उसके जिस्म को बड़ी तकलीफ़ देता है, और आखिरकार उसे जब लगता है कि केन मर चुकी है तो वहाँ से निकलता है और चला जाता है। मर जाने से पहले उसने बाकायदा धड़कनें भी सुनने की कोशिश की, और उसे यकीन हो गया वो मर चुकी है, लेकिन केन जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। बाद में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और 10 दिन तक वो अगले कोमा में रही, और ठीक होने के बाद भी फिर उसके बहुत सारे जो पार्ट्स थे शरीर के, उन्होंने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई। उसकी जान बचने की बात बंडी को भी पता चल जाती है, और उसे बड़ा गुस्सा आता अपने आप पर कि उसने पहला अटेम्प्ट किया, और जिसे हम सोचा था कि मार देंगे वो मरी नहीं, जिंदा है। तो इस बात को लेकर उसको बहुत गुस्सा था, और इसी गुस्से के बाद उसने कहा कि इस बार जो भी करेंगे वो फाइनल होगा और सामने वाले को मारेंगे। फिर इसने एक दूसरी लड़की को करीब महीने भर के अंदर अपना शिकार बनाया। ये टेड उसके घर पे गया, वो अकेली थी, उसने उसके सर पे फिर हमला किया, और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की रेप किया, और फिर रेप करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इस बार लड़की की मौत हो चुकी थी। अब वो तीसरा शिकार ढूंढता है। चूँकि मैंने जैसा बताया कि गुड लुकिंग हैंडसम,
तो कई बार ये सड़क पे मदद भी करता। तो एक बार लिफ्ट लेने के नाम पे एक लड़की ने मदद मांगी, टेड ने लिफ्ट दी, लेकिन फिर कार में ही उसके साथ उसको सर पे मारा, बेहोश किया, फिर सुनसान जगह पे ले जाकर एक जंगल में उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद वो सर उसने अपनी कार में रख लिया और घर ले गया। ये तीसरा कत्ल था। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा सिलसिला चलता रहा। इधर लड़कियों का एक तरीके से ही जो कत्ल होने का सिलसिला था, तो थोड़ी सी शहर में बेचैनी भी फैली और ये भी हुआ कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट हुई, एक्टिव हुई, लेकिन तब तक ये फिर दूसरे स्टेट पहुंच गया, वहाँ इसी तरीके से हरकतें करने लगा। तो एक के बाद एक जब लाशों की तादाद बढ़ती रही, तब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया। फिर पुलिस ने कहा कि हम पूरे पहले मामले से लेकर आखिरी मामले तक पूरी तफ्तीश करेंगे। इसी दौरान एक लड़की थी, एक बार पुलिस वाला बन के उस लड़की के पास गया और इसके पास एक हथकड़ी थी, हैंडकफ, और उसने उस लड़की के हाथ में हथकड़ी बांधी और उसके मारने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो लड़की किस्मत वाली थी जो उसके चंगुल से बच के भाग गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। इसने अब तक जितने मर्डर किए थे उनमें ज़्यादातर में इसने कत्ल करने के बाद मुर्दा लाश के साथ ज़बरदस्ती की, उनका रेप किया। तो वो लड़की जो थी, जो बच गई, वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है और उसके ज़रिए ये पता चलता है कि बीच में उसने टेड नाम सुना। तो पुलिस को बताती है सिर्फ टेड, इतना ही नाम बताती है और कार के बारे में बताती है। कार था फॉक्सवैगन। तो अब दो चीज़ें थी पुलिस के पास सारे केसेस की कड़ियों को जोड़ने के लिए कि एक जो कातिल है वो फॉक्सवैगन कार में है और दूसरा उसका एक नाम टेड है। पुलिस ने अलग अलग स्टेट के कई शहरों में, ख़ासतौर पे सबसे पहले जहाँ शुरू हुआ था बर्लिंगटन, वहाँ पे जितने भी फॉक्सवैगन जिन के नाम पे रजिस्टर्ड थी उन सब की लिस्ट निकाली और सोची कि कितनी सारी ऐसी हज़ारों गाड़ियाँ होंगी रजिस्टर्ड, और उनके ज़रिए कातिल तक पहुँचने की कोशिश की, नाकाम रही। दूसरा एक नाम टेड, उस शहर में जितने भी टेड नाम के लोग थे उनकी लिस्ट निकाली गई। कहते हैं उस लिस्ट में 4 जगह पे टेड बंडी का नाम आया, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई किसी वजह से, शायद जांच पूरी तरह से सच नहीं थी। पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती, इधर टेड बंडी के शिकार की तादाद बढ़ती रही। एक बार अचानक ये गुजर रहा था किसी सड़क से, ट्रैफिक पुलिस वाले ने नॉर्मल रोका कार की चेकिंग के लिए। इसने गाड़ी रोकी, पुलिस वाले ने उतारा, कार की तलाशी ली। कार के अंदर से कुछ अजीब चीज़ें मिली जिससे इस पर शक हुआ। लड़की के बाल थे, लड़की के अंडरगारमेंट्स थे, चाकू था, मास्क, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के कार में बरामद होना, उस पुलिस वाले के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन अपने सुपीरियर को बताया, उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन कोई लिंक नहीं जोड़ पाया। मतलब ये पुलिस के हाथ आया, लेकिन फिर भी पुलिस इसका कुछ कर नहीं पाई और ये चला गया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इसको पुलिस पकड़ती है और इस बार ये था कि इसने किसी को कार बेची थी और उस कार को जिसने ख़रीदा, उसे उस कार को लेने के बाद उसमें कुछ डाउट हुआ तो उसने बताया पुलिस को कि हमने इसी शख्स से ख़रीदा है। फिर पुलिस इस तक पहुंचती है, इसको उठाती है। उस वक्त एक पुलिस अफसर था जिसको उस लड़की के बारे में याद था जिसके हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी, उस पर अटेम्प्ट किया गया था और वो बच निकली थी। पुलिस उस लड़की को बुलाती है और टेड का आमना सामना उससे कराती है। जैसे ही टेड का आमना सामना होता है, लड़की फ़ौरन पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ एक रात मुझे मारने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की। इसके बाद टेड को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब जितने अब तक उस शहर में और अलग अलग स्टेट में रेप हुए और कत्ल हुआ, उन सब के DNA सैंपल, बाकी चीज़ें सब जो रखा गया था प्रिजर्व करके, उनसे टेड का मिलान कराया जाता है। शुरुआती तौर पे 3 लड़कियों के सैंपल जो है वो टेड से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि इन लड़कियों के कत्ल और रेप में टेड इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब वो मुंह खोलना शुरू करता है। उसे ये पता था कि अब उसको सजाए मौत होगी, लेकिन पुलिस को उलझाने के लिए और मामला टालने के लिए वो एक एक करके अलग अलग कत्ल के राज खोलता था। अब जिस कत्ल के बारे में वो नया खुलासा करता, जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकर उस स्पॉट पे जाने, उस जगह पे जाना जहाँ लाश फेंका वहाँ जाना है, तो इन सब चीज़ों में वक्त लग रहा था और वो एक एक कर अपने पत्ते खोल रहा था, जैसे अभी निर्भया की फांसी को लेकर पत्ते खोलते हैं। तो इसमें पूरा वक्त बीतता जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी के बाद ये 1974 से 78 में ये पकड़ा गया और 78 में गिरफ्तारी के बाद अब एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके अपना बताता कि मुझे याद आ रहा मैंने ये कत्ल किया, फिर पुलिस जाती, फिर इस तरह करते करते इसने 36 कत्ल का खुलासा किया। इसके बाद इसने खुद कहा कि ये अभी कुछ नहीं, आधा भी नहीं है, ये आंकड़ा 100 के पार जाएगा,
लेकिन अब पुलिस को लगा कि ये बहुत डिले करवा रहा है। इस दौरान में इसने वकील लेने से भी मना किया। मुकदमा शुरू होता है। मुकदमा शुरू होने के दौरान एक दिन अपनी ही मुकदमे की पैरवी के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई जाने के नाम पे करने के ये लाइब्रेरी से भाग जाता है, लाइब्रेरी के विंडो से। भागने के बाद हालांकि 7 दिन बाद दोबारा पकड़ा जाता है, फिर इसे लाया जाता है, फिर जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के दौरान एक बार ये अपने जेल के सेल से ही दूसरी बार भागता है, और इस बार जब भागता है वो, तो इस बार भागने के बाद वो फिर क्राइम करता है। एक ही रात में ये जब जेल से भागा तो वहाँ पे एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में ये दाखिल होता है, जेल से भागने के बाद सीधे उसी रात। और उस गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद ये पहले एक लड़की का कत्ल करता है, फिर उसके साथ रेप करता है, फिर दूसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको मारता है सॉक से, मोजा से वो उसका गला घोटता है, फिर तीसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको बुरी तरह इंजर्ड करता है और वहाँ से भागता है, फिर चौथी लड़की के कमरे में जाता है, फिर पाँचवीं के जाता है, और उसके बाद उस हॉस्टल से बाहर निकलता है। उस हॉस्टल के बराबर में एक घर था सुनसान, वहाँ एक और लड़की थी, उस लड़की पे भी इसी तरीके से अटैक करता है। तो जेल से भागने के बाद एक रात में 6 लड़कियों पे हमला करता है, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है, और वहाँ से ये भागता है। लेकिन इसके 10-12 दिन के बाद ये फिर पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। तो कस्टडी में आने के बाद भी ये रेप करता है और कत्ल करता है। खैर पुलिस इसे पकड़ती है। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। वहाँ की अदालत इसे 36 कत्ल के मामले में सजाए मौत देती है। बाकी का ये कहा जाता है कि जो 100 कत्ल के बाद इसने अपनी लिस्ट बताई थी उसमें और वक्त लगेगा, तो इतने ही कत्ल इसके गुनाहों के अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। फिर ये इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती, और इसके सारे पुख्ता सबूत और इसको देखते हुए ये कहा जाता है कि सजाए मौत होगी। तारीख फिक्स नहीं हुई थी। अब टेड बंडी जो है ये जेल में है, और फ्लोरिडा की ये जेल में था, फ्लोरिडा स्टेट की, लेकिन फांसी की तारीख तय नहीं हुई थी और ये जेल में था। इसी दौरान में 2 पुलिस अफसर, रॉबर्ट और डेव, इनका काम था एक और सीरियल किलर जो कि वॉशिंगटन और उसके आसपास ही काफ़ी उसके मतलब खौफनाक एक तरह से हो चुका था, लोगों में बड़ी दहशत थी। और वो ज़्यादातर जो वैश्याएँ थीं या फिर डांस बार में काम करती थीं, ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। और उस वक्त तक अलग अलग ऐसे करीब 50 के आसपास कत्ल हो चुके थे, बट वो हाथ नहीं आ रहा था। उसका कोई नाम भी नहीं था, कोई चेहरा भी नहीं था। उसको लोग ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानते थे, इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन में जो किंग काउंटी, वहाँ की एक नदी है ग्रीन रिवर, ज़्यादातर जो लाशें मिली उस ग्रीन रिवर में मिली लड़कियों की। ये कत्ल करने के बाद हर लाश को ग्रीन रिवर में बहा देता था, और उस ग्रीन रिवर से एक एक कर लाशें मिल रही थी। तो जब टेड बंडी को मौत की सज़ा हो गई, ये जेल में था और ये फ्लोरिडा की जेल में था, तो इन 2 पुलिस अफसरों को लगा कि जितना खौफनाक और खूंखार ये है, और जिस तरीके से ये भी सिर्फ लड़कियों का कत्ल करता है, फिर रेप करता है, फिर डेड बॉडी के साथ रेप करता है, और वही चीज़ उस दूसरे केस में, ग्रीन रिवर के केस में भी आ रहा था कि उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यह है कि मौत के बाद भी उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। तो इन दोनों पुलिस अफसरों को लगा कि एक सीरियल किलर हो सकता है दूसरे सीरियल किलर के बारे में कुछ जानकारी रखता हो। तो इन दोनों ने जेल में जाकर मिलने का फैसला किया, टेड बंडी से मुलाकात की। पहली कुछ मुलाकात बेकार रही। टेड बंडी इनको एक तो कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या बताऊं, और उसने ये बताया कि वो इस ग्रीन रिवर नाम के किसी कातिल को नहीं जानता है, और वो जानता भी नहीं था। बट रॉबर्ट और डेव ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार उससे बात करते रहे। अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तुम इतने मतलब ऐसे सीरियल किलर हो जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो वो अपनी तारीफ सुन के भी खुश हुआ, और तुमने ऐसा ऐसा किया, कभी पकड़ में नहीं आए। तो एक सीरियल किलर दूसरा भी है, अगर वो तुम्हारे जगह होता तो क्या करता, या क्या तुम भी वैसे ही करते थे। तो पहले ये हंसा टेड बंडी और बोला कि मेरा कंपैरिजन किसी और से मत करो, सब बेवकूफ़ है, मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। फिर इन दोनों पुलिस अफसर ने उसको ग्रीन रिवर के कत्ल की कुछ कहानियाँ सुनाई। तो एक दिन वो अचानक कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा किलर है। तो जब ये लाइन बोली तब इन दोनों को कुछ उम्मीद जगी कि शायद इसमें कुछ ये बता सके, कुछ मदद कर सके। लेकिन एक चीज़ अब तक की पूछताछ में क्लियर हो चुका था, और वो ये कि ये ग्रीन रिवर को नहीं जानता है। लेकिन पुलिस ने अब इसके ज़रिए कि एक सीरियल किलर के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करता है, उस ग्रीन रिवर सीरियल किलर को पकड़ने का फैसला किया। अब इसके बाद जब इन दोनों ने ये फैसला किया तो अब उससे लगातार अलग अलग पूछताछ करते रहे। वक्त बीतता रहा, वो कुछ बताता नहीं।
एक दिन जब उसने कहा कि ये मेरे जैसा सीरियल किलर, तब उनको पहली बार ये उम्मीद जगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये कत्ल करते हो या तुम लाश के साथ, बॉडी के साथ रेप करते हो, तो ये सब तुम क्यों करते, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तब उसने कई चीज़ें कही, और ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल में सारे पुलिस और जो सीरियल किलर है उनकी माइंड क्या होती है, सोचते क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। तो उसने जो 2-3 खास चीज़ें कही, उसने एक कहा कि हर सीरियल किलर जिसका कत्ल करता है उसकी बॉडी पे उसको अपना अधिकार मानता है कि ये लाश मेरा है और मेरा इस पे अधिकार है। नंबर 2, वो जो खून है और जो उसकी गंध है वो उसको एक तरह का नशा देती है, और जो लाश है जो सड़ चुकी होती है, वहाँ पे खड़े रहना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर विजेता। इस तरह की चीज़ें उसने बोली। टेड बंडी की एक ये भी चीज़ थी कि 36 जो कत्ल की बात जिसके लिए सज़ा हुई, 12 लड़कियों के इसने सर काट कर अपने घर में भी रखे थे, और कई बार उन सरों को साथ रख के बिस्तर पे सोता था। उसने बताया वो इसलिए क्योंकि इन सरों में वो अपनी कामयाबी देखता था और उसे लगता था ये सर नहीं बल्कि ट्रॉफी है। तो जब सारी चीज़ें पता चली और उससे सिर्फ पूछताछ हुई, तब उसने कहा कि हर सीरियल किलर लाश पे अपना अधिकार मानता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, और बात ऐसी ही जा रही थी। तभी एक दिन अचानक उसने कहा कि जो सीरियल किलर जैसे मैं हूँ, मैंने हर कत्ल के बाद उस जगह का दोबारा दौरा किया जहाँ पे मैंने या तो लाश फेंकी या मैंने ठिकाने लगाई। तो रॉबर्ट और डेव के कान पहली बार खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि एक सीरियल किलर के लिए जो स्पॉट है जहाँ पे वो लाश फेंकता है वो किसी तीर्थ स्थान जैसा होता है, ये लाइनें हैं उसकी, और वो उसका दोबारा वहाँ पे जाना ज़रूर चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी विक्ट्री है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और वो जाकर वहाँ देखना चाहता, वहाँ की उस मट्टी, वहाँ की उस चीज़ की गंध लेना चाहता है। तो इसने बताया कि मैंने जितने भी कत्ल किए, मैं हर उन जगहों पे दोबारा ज़रूर गया हूँ। तो बोला अगर वो मेरे जैसा ही, इस कहानियों से लगता है कि ग्रीन रिवर भी मेरे जैसा ही कातिल है, तो 100% वो स्पॉट पे दोबारा गया होगा और हर जगह गया होगा। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक पुलिस अगले कत्ल का इंतज़ार करे, या फिर पुलिस जो पहले कत्ल हो चुका है अभी हाल में वहाँ पे जाकर निगरानी करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लास्ट कत्ल की निगरानी करेंगे। तब टेड बंडी कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अगर पुरानी लाश है और बहुत ज़्यादा पहले कत्ल हो चुका है तो तुम वहाँ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ताज़ी लाश के पास जाओगे और तुम वहाँ नज़र रखो दूर से, अब वो पक्का आएगा। इन दोनों में एक सिमिलरिटी यही थी जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कत्ल करने के बाद रेप करते थे, और सेम ग्रीन रिवर के साथ के केसेस में हुए थे। तो जब इसने कहा कि तुम जो हाल में जिसका कत्ल हुआ, जिस जगह पे बॉडी मिली है या बॉडी है, अगर तुम वहाँ निगरानी सिर्फ रखो तो वो आएगा। रॉबर्ट और डेव ने इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया। उसके बाद सारे केस की उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इसी दौरान एक खबर आई, एक जंगल में एक लड़की की लाश मिली, उसी तरीके से मारी गई, और उसके साथ भी वैसे ही सब कुछ हुआ। रॉबर्ट और डेव उस जगह पे अपने लोगों को सादी वर्दी में छुपा देते हैं और इंतज़ार करते हैं टेड बंडी की उस लाइन पे कि कातिल ज़रूर उस मौका वारदात पे दोबारा आता है। पहले 2 दिन बेकार जाते हैं, तीसरे दिन रात को एक शख्स वहाँ पहुँचता है, और इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है। जब पकड़ती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसका नाम एक्चुअल में गैरी रिजवे है। गैरी रिजवे, जिसको मीडिया ने और बाकी लोगों ने ग्रीन रिवर किलर का नाम दिया था। इस दौरान में टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाकर, यानी कि जो बिजली का झटका देकर सजाए मौत दे दी जाती है। उसकी मौत के बाद इसी दौरान में जो गैरी रिजवे है ये पुलिस के हाथ आ जाता है, और उस टेड बंडी के उस चीज़ के वजह से जो एक उसने सुराग दिया था कि एक कातिल मौका वारदात पर ज़रूर आता देखने के लिए, और यही चीज़ पुलिस के लिए काम कर गई, और इस तरीके से एक सीरियल किलर की बदौलत दूसरा सीरियल किलर पकड़ा गया। अब जो ग्रीन रिवर है, गैरी रिजवे, इसके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। टेड बंडी का केस इसे मालूम था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसने चालाकी की, इसने करीब 50 कत्ल की बात मानी, सारी औरतों और लड़कियों की। लेकिन अदालत ने, जो अमेरिका में कई स्टेट्स में ऐसा है कि अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है, जैसे डेथ पेनल्टी से नीचे लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो इसने अपने गुनाह को कबूल किया, 50 के करीब आसपास के कत्ल को,
हालांकि डीएनए के ज़रिए उसमें से बहुत कम मैच किया, लेकिन ये था कि काफ़ी ज़्यादा था वो भी कत्ल की तादाद। लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए इसको सज़ाए मौत नहीं मिली, बल्कि 440 साल की सज़ा हुई शायद, मतलब उम्र कैद, जब तक ज़िंदा है जेल में रहेगा। साथ में एक शर्त ये भी लगाएगी कि जब तक ज़िंदा है जेल में रहेगा, इस दौरान में कभी इसको पेरोल पे भी बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक बार जेल के अंदर गया तो फिर बाहर कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में, किसी भी कानूनी उसका फ़ायदा उठाकर ये कभी बाहर नहीं आएगा, जैसे पेरोल हो गया, फरलो हो गया, ये नहीं आएगा। तो उसके बाद से ये जेल में है, गैरी रिजवे उर्फ ग्रीन रिवर किलर, और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो ये थी कहानी है सऊदी अरब के किंग शाह फैसल की। जब भी सऊदी अरब का नाम आता है, किंग शाह फैसल एक अलग मकाम रखते हैं, एक अलग हैसियत रही किंग शाह फैसल की सऊदी अरब में। हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते, दोस्ती, और सऊदी अरब में भी जो कुछ काम किया किंग शाह फैसल ने, उसको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन एक राजा की, एक किंग की, उसी के अगर महल में कत्ल हो जाए तो ये चीज़ भी चौंकाती है। और उस वक्त कातिल को लेके बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी शक और सवाल हुए, साजिश के पीछे तह में जाने की कोशिश की गई, और फिर उस कातिल को, जो कि सऊदी के किंग ख़ानदान का ही था, सज़ा भी मिलती है। लेकिन उससे पहले वहाँ भी ये होता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक है नहीं है, उसके लिए पहले उसको माफ़ किया गया, कहा गया दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर डॉक्टरों की टीम में जांच की, कहा नहीं ठीक है, और फिर उसे सज़ा हुई, उसका सर कलम किया गया। तो ये पूरी कहानी किंग शाह फैसल की है। लेकिन किंग शाह फैसल की कहानी सुनाओ उससे पहले एक वाक़या सिर्फ। 1974 में किंग शाह फैसल पाकिस्तान के दौरे पर थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दौरे के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो किंग शाह फैसल को अपने साथ वहाँ के एक मशहूर मज़ार पर ले जाते हैं। किंग शाह फैसल जब मज़ार पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे चादर, रुपए, पैसे बेइंतहा चढ़ा रहे हैं। तो उन्हें देख के बड़ा अजीब लगता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछते हैं कि ये क्या है। तो उन्हें कहा ये बड़े पहुँचे हुए बाबा पीर का मज़ार है, और लोग अपनी अक़ीदत से, लोग अपने उससे यहाँ पे उनके ऊपर ये पैसे वैसे चढ़ा रहे हैं। तो इस पर कहते हैं कि किंग शाह फैसल मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर ये पहुँचे हुए पीर बाबा की मज़ार है तो इस्लाम की इतिहास, इस्लाम की तारीख़ के हिसाब से सबसे पाक, सबसे जो पहुँचे हुए हैं, उनकी मज़ार तो हमारे यहाँ सऊदी अरब में, और हज़रत मोहम्मद की। तो कायदे से अगर मैं भी उसको इसी तरह छूट कर दूँ, दे दूँ, तो लोग तो वहाँ हीरे, चांदी, मोती, पता नहीं क्या क्या चढ़ा के और उन मज़ारों को पूजना शुरू कर दें। तो ऐसे में तो मैं और सऊदी अरब बहुत पैसे कमा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसे एक लाइन में वो बहुत सारी चीज़ें बता गए, और इससे पता चलता है कि किंग शाह फैसल थे क्या। किंग शाह फैसल बचपन में जब वो उनकी पैदाइश हुई, उनके जो वालिद, जो उस वक्त किंग थे सऊदी अरब के, शाह अब्दुल अज़ीज़, तो बचपन में ही माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद पिता के ही छत्रछाया में पले बढ़े, और बचपन से ही तेज़, होशियार, और इसी सलाहियत की वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उनको एक सऊदी अरब में जगह है हिजाज़, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर के तौर पे जिस तरीके से शाह फैसल ने उस वक्त काम किया, लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए, और धीरे धीरे उनकी हुनर, उनकी सत्ता को चलाने की सलाहियत का लोग लोहा मानने लगे। और गवर्नर के तौर पे ही काम करते हुए, उनकी इस कामयाबी को देखते हुए, बाद में उनके वालिद अब्दुल अज़ीज़ जो शाह थे सऊदी अरब के, उन्होंने विदेश मंत्री बना दिया। और विदेश मंत्री के तौर पर 1954 में शायद शाह फैसल पहली बार हिंदुस्तान आए थे। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर विदेश मंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ये पता चल गया था, लग रहा था कि अब ये आगे सऊदी अरब के आने वाले टाइम में जो शाह फैसल ही इसके राजा होंगे। अपने कामकाज के दौरान उस वक्त सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन, मीडिया, उसको लेके बड़े पुराने ख्याल थे। किंग शाह फैसल पहले वो शख्स थे जिन्होंने सऊदी अरब में टेलीविज़न स्टेशन का गठन किया और एक टीवी चैनल चालू करने का फ़ैसला किया, बाकायदा टीवी स्टेशन बना। महिलाओं के एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि पढ़ना ज़रूरी है अगर इस समाज को और सऊदी अरब को आगे बढ़ना है। तो महिलाओं की तालीम को लेके भी काम करना शुरू किया, जिस पर उस वक्त बड़ी आवाज़ भी उठी थी। सऊदी अरब में एयरपोर्ट बनाना, रेगिस्तान के बीच में सड़कें, हाईवे,
ये सब कहते हैं कि असल में शुरुआत किंग शाह फैसल के दौर में हुई, क्योंकि उनकी सोच अलग थी और हमेशा वो इंसाफ पसंद, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने का काम। तो लोगों के बीच में धीरे धीरे मशहूर भी हुए और काम इसी तरीके से करते रहे। लेकिन फिर इनके फादर जो अब्दुल अजीज़ हैं, 1953 में ही उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद शाह फैसल की जगह पे जो अगले सऊदी अरब के शाह बनते हैं वो थे शाह सऊद, शाह फैसल के भाई। तो सऊद के हाथों में अब सऊदी की हुकूमत थी और सऊद और शाह फैसल में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शाह फैसल सऊदी अरब को आगे ले जाना, नए नए काम करना, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच उसको बदलना, महिलाओं की तालीम, टीवी स्टेशन का गठन, जिसको लेके वहाँ पे कट्टर बहुत सारे लोग खिलाफ भी थे, दुनिया भर के देशों को सऊदी अरब में बुलाकर वहाँ पे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें, रिश्ते अच्छे बनाना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन सऊद के हाथों में आने के बाद सऊदी अरब की हालत ख़राब होती गई, क्योंकि सऊद शाही खर्चा, जो शाही ख़जाना था उसका बेवजह इस्तेमाल करना, रियाद के बाहर एक बहुत बड़ा पैलेस बनाना जिसके ऊपर बहुत बेइंतहा पैसा खर्च करना, इन सारी चीज़ों ने धीरे धीरे फिजूल खर्ची ने शाह सऊद की इस हरकत की वजह से रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती गई, सऊदी अरब की फाइनेंशियल हालत ख़राब होती गई और बोझ बढ़ने लगा। ये सिर्फ इसलिए कि शाह सऊद के अपने शौक़ थे और इसको लेकर शाह फैसल और सऊद के बीच में फिर धीरे धीरे हालांकि रिश्ते भी ख़राब हो रहे थे। गवर्नर के साथ साथ हालांकि शाह सऊद जब शाह बने तो एक तरह से प्रधानमंत्री बना दिया था शाह फैसल को, और शाह फैसल एक वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे। वहाँ पे एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का गठन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में शाह फैसल जो है वो कि इस काम में शाह सऊद आड़े आ रहे थे, इसलिए दोनों भाइयों में मनमुटाव शुरू हो गया और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसपे बाद में उन्होंने अपने एक दूसरे भाई को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन रॉयल फैमिली में शाह फैसल की इमेज अच्छी थी, इसलिए फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बट ये सारी चीज़ें चलती रही और इसी बीच में फिर बात इख्तलाफ इतनी बढ़ी कि एक बार शाह सऊद यूरोप अपना इलाज कराने के लिए गए। जब वो इलाज कराने के लिए यूरोप गए तो उनके पीछे में शाह फैसल ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद जो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर थे जो ज़्यादातर रॉयल फैमिली के थे, उनमें से बहुत सारे मंत्रियों को हटा दिया और आम लोगों में से उठाकर लोगों को मिनिस्टर बनाया। ये सऊदी में पहली बार ऐसा हुआ कि आम जो लोग हैं, सऊदी की आवाम है, उनमें से मिनिस्टर बनाया, जबकि शाही फैमिली के लोगों को बाहर किया गया। इस बात से शाह सऊद नाराज़, वो बाहर थे लेकिन उन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा कि मैं चूँकि अभी भी शहनशाह हूँ, मैं सऊदी का किंग हूँ और ये जो हैं ये अभी वली अहद है, मतलब अगले शाह होने का जो खिताब मिला था वो शाह फैसल को ही था, लेकिन जब तक शाह सऊद हैं वो राजा नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने कहा भी मैं राजा हूँ, ये लीगल है तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन रॉयल फैमिली का सपोर्ट था शाह फैसल के साथ, तो रॉयल फैमिली ने शाह फैसल के इस फैसले को भी कबूल कर लिया। इसके बाद शाह सऊद वापस आते हैं, दोनों भाइयों में अनबन होती है, फिर वो मिस्र चले जाते हैं और मिस्र में जाकर वो रेडियो पे शाह फैसल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे शाह फैसल और उनको तब तक बेदखल करके सऊदी के नए शाह बन जाते हैं और सऊदी के नए शाह बनने के बाद पहला हुक्म ये देते हैं कि शाह सऊद की जो नागरिकता है सऊदी अरब की वो खारिज कर देते हैं। तो वो मिस्र में पहुंचने के बाद रेडियो पे अब शाह फैसल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अब उनको एक तरह से देश बदर कर दिया गया और अब शाह फैसल पूरी तरीके से 1964 में सऊदी अरब के राजा बन जाते हैं। शाह बनने के बाद जो इनका अधूरा काम था, ये सारे वो अपने काम कर रहे थे और सऊदी अरब कहते हैं कि शाह फैसल के टाइम में ही सबसे ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे बढ़ा और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे सऊदी की माली हालत भी ठीक हुई। इसी दौरान में 1973 में आपको याद होगा जब वो अरब और इजराइल जंग छिड़ी थी, तब 1973 में अरब इजराइल जंग में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था और इस बात से नाराज़ शाह फैसल ने अमेरिका के साथ जो शाह सऊद ने पहले तेल और बाकी चीज़ों का वो सब कुछ किया था समझौता, वो रद्द कर दिया और सऊदी अरब को तेल की सप्लाई रोक दी।
जब तेल की सप्लाई रोकी सऊदी अरब ने अमेरिका की, तो अमेरिका ने धमकी दी थी सऊदी अरब पे उस वक्त हमला करने की जब इजराइल और अरब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब शाह फैसल ने ये अमेरिका को कहा था कि हम जंग से नहीं डरेंगे, हम वो लोग हैं जो रेगिस्तान में पानी और खजूर के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं, तो इसलिए, लेकिन आप तेल के बिना नहीं रह सकते। तो अमेरिका के साथ ये स्टैंड उस वक्त था शाह फैसल का। खैर वो जंग ख़त्म होती है, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिका के साथ वो रिश्ते शुरू होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस दौरान में अब शाह फैसल एक तरफा हुकूमत उनकी एकदम सऊदी अरब में, और वो जो अपना कुछ चाहते थे, जैसा चाहते थे वो सब कुछ हो रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी तारीख आती है 1975, 25 मार्च 1975। शाह फैसल रियाद में अपने शाही महल में वो दरबार लगाया करते थे और आम लोगों की फरियाद भी सुनते और वहीं पे फैसला भी करते, और ये उन्होंने अपने वालिद से सीखा था। तो ऐसे ही 25 मार्च 1975 को रियाद में दिन का वक्त था, शाह फैसल अपने महल में थे और लोगों से मिलना था। और उसी में कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, ख़ास कतर से, तो उसकी एक डेलीगेशन आई हुई थी हाई लेवल, उनसे भी मिलना था। तो ये सारी मुलाकात होनी थी। 25 मार्च 1975 की तारीख थी। शाह फैसल दरबार में आते हैं, कुछ लोगों से सुनते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कतर के डेलीगेशन से मिलने के लिए। उस डेलीगेशन के पीछे में ही उनका अपना एक भतीजा खड़ा हुआ था और उस भतीजे का भी नाम था फैसल, प्रिंस फैसल। और प्रिंस फैसल जब वहाँ पे दरबार में आया तो आमतौर पे रॉयल फैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो दरबार में होते थे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। कुछ ही दिन पहले अमेरिका से लौटा था, दरबार में आता है कतर के डेलीगेशन के साथ। अचानक शाह फैसल की नज़र अपने भतीजे प्रिंस फैसल पे पड़ती है जो उनके सौतेले भाई का बेटा था। तो उसको देखते ही वो मुस्कुरा के आगे बढ़ते हैं। और सऊदी रॉयल फैमिली में एक रिवाज है कि जब बड़े होते हैं तो वो जो उनको, और जो राजा है उसको इज्जत देने के लिए उसकी पेशानी को चूमते हैं। तो उसको देख के वो आगे बढ़े, अपना पेशानी आगे की तरफ झुकाया ताकि वो बोसा ले सके, चूम सके। लेकिन इस दौरान में प्रिंस फैसल अचानक अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक 3 गोली चला देता है। पहली गोली चेहरे पे लगती है, दूसरी गोली कान के पास लगती है, तीसरी गोली मिसफायर होती है। गोली लगते ही शाह फैसल ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। तब तक उनके जो रॉयल गार्ड थे वो आगे आते हैं। उनमें से एक मंत्री अचानक तब चिल्लाता है कि प्रिंस फैसल को मारो मत, जिंदा पकड़ो। उसके बाद उसे ज़िंदा पकड़ा जाता है। शाह फैसल को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। पहली गोली ने ही काम कर दिया था। शाह फैसल की मौत के बाद अब ये बात हर तरफ फैल जाती है और प्रिंस फैसल ने क्यों मारा, अब ये सवाल सबसे बड़ा था। अब वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, रॉयल गार्ड है, वो प्रिंस फैसल से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पहली जो चीज़ होती है वो बड़ी हैरान करने वाली थी कि प्रिंस फैसल से पूछताछ करने के बाद ये राय बनती है कि इसका दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, इसलिए इसको माफ़ कर दिया जाए। सऊदी रॉयल फैमिली में एक कानून है कि अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे अपने यहाँ फांसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि अगर दिमागी रूप से वो फिट नहीं है तो उसकी फांसी नहीं हो सकती। तो सऊदी में भी ये है कि सिर्फ एक ऐसा एक क्लाउज़ है कि अगर कोई शख्स जिसका ये साबित कर दें कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है तो उसके ऊपर ना मुकदमा चलेगा ना उसे सज़ा मिलेगी। तो प्रिंस फैसल के साथ यही हुआ। पहली रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये अनफिट है, दिमागी रूप से फिट नहीं है, इसलिए इसको सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ लोग रॉयल फैमिली के ही वो ये मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बैठी। मेडिकल बोर्ड ने प्रिंस फैसल को पूरा एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद ये पाया कि ये मेंटली फिट है और उसकी एक वजह बताई कि जब महल के अंदर इसने गोली चलाई तो पहली गोली इसने जो चलाई उसे मालूम था कहाँ पे चलानी है, दूसरी गोली भी उसने सही निशाने पे चलाई थी, तीसरी गोली में चूँकि गार्ड आ रहे थे तो थोड़ा सा उसका बैलेंस गड़बड़ा गया। लेकिन उसके बाद गोली चलाने के बाद वो आराम से एकदम खड़ा हो गया और ये सब कुछ ऐसा था जैसे प्लान के साथ किया गया था, पूरे प्लान के साथ। ये चीज़ें
उसकी बाकी पास्ट की चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो फिर मेडिकल बोर्ड और डॉक्टरों की टीम ने अपनी एग्जामिन के बाद रिपोर्ट दी और कहा कि ये दिमागी रूप से बिल्कुल फिट है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इसके बाद उस पर मुकदमा चलता है। 25 मार्च को यह कत्ल हुआ था। अप्रैल, मई, जून का आधा महीना तक लगभग मुकदमा चलता है, सारी इंक्वायरी होती है, रॉयल गार्ड और बाकी देश विदेश सारे जो साजिश है उसको समझने की कोशिश करती है। और आखिर में वहाँ की अदालत ये मानती है कि प्रिंस फैसल गुनहगार है, कातिल है, और सऊदी अरब में जान के बदले जान का कानून है लेने का। ये बहुत पहले से चला रहा है। तो जब ये साबित हो गया कि यह कातिल है, गुनहगार है, दिमागी रूप से फिट है, तो इसके बाद वहाँ की अदालत ने प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा सुनाई। 18 जून को प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा देने का बाकायदा 18 जून को ही यह फैसला हुआ कि इसको मौत की सज़ा दी जाएगी। और 18 जून की दोपहर को बाकायदा पूरे रियाद में लाउड स्पीकर पे ऐलान किया गया कि शाह फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में प्रिंस फैसल को मौत की सज़ा दी गई है, जिस पे शाही जो फैमिली है, शाह फैसल के बाद उनके भाई शाह खालिद सऊदी के किंग बने, और किंग के पास ये राइट है कि वो या तो माफ़ी दे दे या फिर न दे, और वो आखिरी माना जाता है। तो किंग खालिद ने भी अदालत के इस फैसले को माना और प्रिंस फैसल की मौत की सज़ा को कहा कि बरकरार रहेगा। दिन में करीब 11-12 बजे के आसपास से लाउड स्पीकर पे लोगों को ऐलान करना शुरू किया गया। पूरे रियाद में बताया गया कि इस तरीके से शाह फैसल के कत्ल के लिए प्रिंस फैसल को जिम्मेदार गुनहगार माना गया है और आज ही उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इसके बाद प्रिंस फैसल को शाम करीब 4:30 बजे रियाद में एक गवर्नर पैलेस के करीब एक सेंट्रल मॉस्क है बहुत बड़ा, उसी के पास 4:30 बजे सज़ाए मौत देने का फैसला हुआ वहीं पे, और लोगों से कहा गया कि आप बड़ी तादाद में आए। करीब 10,000 आम लोग उस जगह पे पहुंचे जो पैलेस है गवर्नर का उसके करीब, और शाम के ठीक 4:30 बजे एक जिसका हत्था जो है वो सोने का था, उसे एक तलवार के साथ एक गार्ड ने बाकायदा वहाँ जो सर कलम किया जाता है, सर कलम करने की सज़ा है, वो लकड़ी का एक वो बाकायदा एक बनाया जाता है एक प्लेटफॉर्म टाइप, वहाँ पे उस पर गर्दन रखा जाता, हाथ दोनों पीछे बांध दिए जाते, दोनों हाथ बांधे गए। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हुआ था उस दिन प्रिंस फैसल। 32 साल की उम्र थी टोटल, और कहते हैं कि बिल्कुल काम, और कोई ऐसा चेहरे से कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसको पछतावा या क्या है। और शाही फैमिली का सिर्फ एक शख्स इस मौत को देखने के लिए वहाँ पहुँचा था, जो प्रिंस फैसल के ही भाई थे। तो इसके बाद ठीक 4:30 बजे 10,000 के करीब लोगों की मौजूदगी में जो सज़ा देने के लिए गार्ड था वो आता है, तलवार से एक वार करता और एक ही वार में वो गर्दन अलग हो जाता है। कहते हैं उस गर्दन को जो कट गया था उसके बाद उठाकर उसके सर को वापस उसी लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है, 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, लोग देखते हैं, और उसके बाद एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद था, फिर एम्बुलेंस में उस सर कटे हुए और धड़ बाकी को जोड़ के एक साथ एम्बुलेंस में रखा जाता है और उसके बाद ले जाकर दफना दिया जाता है। तो शाह फैसल के कत्ल के का बदला इस तरीके से पूरा होता है। लेकिन अब सबसे असली सवाल अब भी बाकी था कि प्रिंस फैसल ने अपने चाचा को मारा क्यों। प्रिंस फैसल एक पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट, अमेरिका में उसने पढ़ाई की और अमेरिका की 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद वो सऊदी अरब लौटता है, सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी में बाकायदा वो पढ़ाता है। तो फिर उसने क्यों किया, पूरी जांच की गई। 2-3 चीज़ें इसमें सामने आई। पहली ये कि जब अमेरिका में प्रिंस फैसल रह रहा था, तब उसे एक बार ड्रग्स के साथ, LSD ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। 1 साल उसको रिहैब सेंटर में रखने की बात कही गई, लेकिन बाद में वो चार्ज वापस ले लिया गया। लेकिन ड्रग्स, अल्कोहल